हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिफाइन हाई। बट आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। आपकी जो स्कल है वो मैनी बोन्स के एक दूसरे के साथ जुड़ने से बनी है, जैसा आपको यहाँ पे ये देखिए फिगर में शो किया गया है। नेक्स्ट, इट इंक्लूजेज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। ये हमारी बॉडी के वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मीन्स ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ अवर स्केलेटन। हमने अपने स्केलेटन की मैनी बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट कह रहे हैं देयर आर some additional part of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. नेक्स्ट कह रहे हैं कि स्केलेटन के कुछ एडिशनल पार्ट भी हैं जो बोन्स जितने हार्ड नहीं होते और जिन्हें बेंट का मीन्स होता है मोड़ा जा सकता है, जिनको मोड़ा जा सकता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फील योर ईयर, डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंट। फिगर 8.15 आपको यहाँ पे ये फिगर दिखाया गया है, इसको आपको देखना है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि नाउ अपने ईयर को टच करना है और फील कीजिए, क्या आप कोई हार्ड बॉनी पार्ट फील करते हैं जिसे मोड़ा जा सकता है, जैसा कि आपको फिगर 8.15 में यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट, देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हेयर, is not it, do you notice anything different between the earlobe and the portions above it? Figure 8.16, as you press them between your fingers। ऐसा सीम होता है यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें कोई बोन्स नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर ईयर लोब का मीन्स होता है ये जो आपके निचला हिस्सा होता है कान का, ईयर लोब एंड इसके ऊपर के हिस्से यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है में कोई डिफरेंस यानी कि अंतर फील हुआ। नेक्स्ट आपसे देखिए क्या कह रहे हैं कि you do feel something in the upper part of the ear that is not as soft as the ear lobe but not as hard as a bone, is not it, this is cartilage। आपसे क्या कह रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगा कि कान का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी पार्ट है जो उतना सॉफ्ट नहीं है जितना कि ईयर लोब का मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है, ओके, लेकिन ये बोन जैसा हार्ड भी नहीं है। तो ये जो होता है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्टिलेज कहते हैं, ये आपका कार्टिलेज होता है। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। ये कार्टिलेज हमारी बॉडी के जॉइंट्स में भी पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वी हैव सीन that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. You could feel, bend and move many of them. Draw a neat figure of the skeleton in your notebook। यानी कि हमने देखा कि ह्यूमन स्केलेटन मैनी बोन्स, जॉइंट एंड कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं एंड मूव कर सकते हैं। नाउ आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको अपनी नोटबुक में स्केलेटन का नीट क्लीन फिगर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि we have learned about the bones in our body and about joints that help us move in different ways. What makes the bones move the way they do? Let us find out। कह रहे हैं कि हमने अपने बॉडी के उन बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है जो डिफरेंट वे से मूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। बोन्स को इस प्रकार मूव करने योग्य कौन बनाता है, आइए इसका पता लगाएं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं मेक अ फिस्ट विद वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। फिगर 8.17, डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म, टच इट विद द अदर हैंड्स। कह रहे हैं कि अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए और मुट्ठी के अंगूठे से इसी हाथ के शोल्डर को छूने की कोशिश कीजिएगा, जैसा कि आपको फिगर नंबर 8.17 में यहाँ ऊपर दिखाया जा रहा है। देखिए क्या करना है आपको,
यहाँ पे आपकी ये मुट्ठी है और इसी मुट्ठी की अंगूठी से आपको अपना ये शोल्डर को छूने की कोशिश करना है। तो कह रहे हैं कि क्या आप अपनी अपर आर्म में जब आप ऐसा करेंगे कि अंगूठी से शोल्डर को टच करेंगे, छुएंगे, तो क्या आप अपनी अपर आर्म का मीन्स ये वाला जो पार्ट है ये हमारा अपर आर्म होता है, ठीक है। इसमें कुछ चेंज फील करते हैं? अपने दूसरे हाथ से इसे आप छू कर देखें, यहाँ पर छू के देखेंगे तो आपको क्या होगा कि क्या आपको कोई उभरा यानी कि फूला हुआ पार्ट दिखाई देता है? यहाँ पे देखिए लिखा है कि ऑब्जर्व ऑब्जर्व आ शोल्डर रीजन इज द अपर आर्म, दिस इज अ मसल। जो आपको ये फूला फूला पार्ट दिखाई देता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारी मसल्स होती है। द मसल बल्स्ट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन के कारण मसल क्या होती है? उभर आती है यानी कि फूल जाती है। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे कि नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। अब कह रहे हैं कि अब आप अपने हाथ को वापस नॉर्मल पोजीशन में लाइए। व्हाट हैपेंड टू द मसल्स, मसल का क्या होता है? इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड, क्या ये अभी भी कॉन्ट्रैक्टेड है? फिर आपसे कह रहे हैं कि यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि चलते और दौड़ते समय, जब हम लोग चलते हैं या दौड़ते हैं उस समय आपने अपने पैरों की मसल्स में भी इसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन देखा होगा या आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि when contracted the muscles become shorter, stiffer and thicker, it pulls the bones। कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन की पोजीशन में मसल्स छोटी, कठोर एंड थिकर मीन्स मोटी हो जाती है। ये बोन को क्या करती है? पुल करती है। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि मसल्स work in pair, when one of them contracts the bone is pulled in that direction। कह रहे हैं कि किसी बोन को मूवमेंट करने के लिए दो मसल्स को पेयर में काम करना होता है। जब दो मसल्स में से कोई एक सिकुड़ती है तो बोन उस डायरेक्शन में खिंच जाती है, कह रहे हैं कि उस डायरेक्शन में खिंच जाती है। फिर आपसे कह रहे हैं कि द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्स to move the bone in the opposite direction, the relaxed muscle contract to pull the bone towards its original position। कह रहे हैं कि और पेयर की जो दूसरी मसल्स है वो क्या करती है? रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है। बोन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए अब रिलैक्स मसल्स क्या होती है? सिकुड़कर बोन को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में खींचती है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि while the first relax a muscle can only pull, it can not पुश। आपसे कह रहे हैं कि जबकि फर्स्ट मसल अब रिलैक्स हो जाती है, फिर आपसे कह रहे हैं कि मसल्स जो होती है वो ओनली क्या करती है? पुल कर सकती है यानी कि खींच सकती है, ये पुश नहीं कर सकती है। फिर आपसे कह रहे हैं कि दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। कह रहे हैं कि इस प्रकार बोन को मूव करने के लिए टू मसल्स को पेयर में वर्क करना होता है। आर मसल्स एंड बोन्स always required for movement, how do other animals move। आपसे कह रहे हैं कि क्या मूवमेंट के लिए हमेशा बोन्स एंड मसल्स की आवश्यकता होती है? अदर एनिमल्स किस प्रकार चलते हैं? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, कह रहे हैं कि क्या सभी एनिमल्स में बोन पाई जाती है? वॉट अबाउट एन अर्थवर्म और अ स्नेल, कह रहे हैं कि अर्थवर्म और स्नेल में क्या होता है? नीचे आपसे कह रहे हैं यहाँ पे कि लेट अस study the manner of movement that is the gait of some animals। कह रहे हैं कि आइए कुछ एनिमल्स की मूवमेंट्स के मैनर्स के बारे में स्टडी करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8.2 गेट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ फॉर्म के चलने के तरीके में बात की जा रही है कि अर्थ फॉर्म कैसे चलता है। ओके, सो एक्टिविटी 5 में देखिए क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्व एन अर्थ फॉर्म मूविंग ऑन soil in a garden, gently lift it and place it on a piece of blotting or filter paper, observe its movements। फिगर 8.18 आपसे कह रहे हैं कि बगीचे में चलते हुए एक अर्थ फॉर्म को ऑब्जर्व कीजिए। अर्थ फॉर्म का मतलब होता है केचुए को, ठीक है। इस अर्थ फॉर्म को उठाकर एक फिल्टर पेपर पर रखें, इसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर नंबर 8.18 में शो किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस, ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट्स नाउ। अब कह रहे हैं कि
आपको क्या करना है, अभी तो आपने उसको फिल्टर पेपर रखा और आपने उसकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व किया। फिर क्या कह रहे हैं कि अर्थ फॉर्म को किसी कांच के टुकड़े या टाइल्स या किसी किसी स्लिपरी यानी कि चिकनी सरफेस पर रखिए। अब इसके मूवमेंट्स को फिर से आप लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व कीजिएगा। Is it different from that on paper? In which of the above two surfaces do you find that the earthworm is able to move easily? कह रहे हैं कि एक स्लीपरी सरफेस पर, जैसे कि ग्लास और पेपर पर, ठीक है, स्लीपरी सरफेस का मतलब जैसे कि ग्लास और पेपर पर, इस अर्थवर्म का जो मूवमेंट है उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। ऊपर की टू सरफेस में से किस पर, यानी कि जो कांच पे रखा था हमने उसका जो मूवमेंट था, और जो हमने उसको फिल्टर पेपर के कागज पे रखा था तब उसने जैसा मूवमेंट किया था, तो किस पर वो केंचुआ यानी कि अर्थवर्म आसानी से चल सकता है। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। आपसे कह रहे हैं कि अर्थवर्म की बॉडी बहुत सारे रिंग्स से जॉइंट प्रतीत होती है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स। जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म की बॉडी में बोन्स नहीं होती है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं इसमें कि इट हैज़ मसल्स विच हेल्प्स टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। लेकिन इनमें मसल्स होती है जो उसकी बॉडी को बड़ा और छोटा करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट करेंगे ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द rear portion fixed to the ground. Then it fixes the front end and releases the rear end. It then shortens the body and pulls the rear end forward. This makes it move forward by a small distance. देखिए यहाँ पे क्या कहना है कि अर्थवर्म कैसे मूव करता है, आपको ये बताया जा रहा है। तो इसमें क्या कहना है कि अर्थवर्म मूवमेंट करते समय अपनी बॉडी के आगे के हिस्से को क्या करता है, बढ़ाता है, जबकि उसकी बॉडी के पीछे का हिस्सा जमीन पर फिक्स रहता है। पहला हिस्सा जब उसने बड़ा कर लिया उसके बाद वह पहले हिस्से को जमीन पर टिकाता है, फिर दूसरे हिस्से को वह मूव करता है, उसके बाद वो बॉडी के दूसरे हिस्से को आगे की तरफ क्या करता है, खींचता है, जिससे वह थोड़ी दूर तक मूव कर पाता है। क्या कर पाता है, जिससे कि वो थोड़ी देर तक क्या करता है, मूव कर पाता है। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि इस तरह अर्थवर्म अपनी बॉडी को लंबा छोटा करके वह मिट्टी पर मूव कर पाता है। ओके, यहाँ पे देखिए लंबा छोटा करके वो मिट्टी पे क्या करता है, मूव कर पाता है। नेक्स्ट देखिए ऊपर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, how does it fix parts of its body to the ground। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि अर्थवर्म जो होता है ना, इसकी बॉडी में जो स्लिमी सब्सटेंस होते हैं जो इसे चलने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जो स्लिमी सब्सटेंस होते हैं ना वो इसको चलने में हेल्प करते हैं। फिर कह रहे हैं कि हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। कह रहे हैं कि अर्थवर्म अपने बॉडी के हिस्से को जमीन में कैसे फिक्स करता है। एंड आपसे कह रहे हैं कि अर्थवर्म के बॉडी के नीचे छोटे छोटे बाल के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग ब्रिसल्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हम लोग इनको क्या कहते हैं, ब्रिसल्स कहते हैं। बाल की तरह जो स्ट्रक्चर होता है उसे ब्रिसल्स कहते हैं। और ये ब्रिसल्स उसकी मसल्स के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। किसके साथ, मसल्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये ब्रिसल्स क्या करते हैं कि ग्रिप यानी कि ये ब्रिसल्स सॉइल में अर्थवर्म की पकड़ को यानी कि ग्रिप को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। Now the earthworm actually eats its way through the soil. Its body then throws away the undigested part of the material that it eats। कह रहे हैं कि जो अर्थवर्म होता है एक्चुअली में अपने रास्ते में आने वाली सॉइल को क्या करता है, ईट करता है, खाता है, और उसकी बॉडी जो होती है ना, ये सॉइल खाने के बाद जितना भी अनडाइजेस्ट सब्सटेंसेस होता है उसको बाहर निकाल देता है। तो कह रहे हैं कि दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट। तो ये जो केचुए के थ्रू यानी कि अर्थवर्म के थ्रू जो एक्टिविटी की गई है, इससे क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, जिससे हमारे पेड़ पौधों को क्या होता है, फायदा होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्नील। सो यहाँ पे एक्टिविटी 6 में आपको स्नील कैसे मूवमेंट करता है यानी कि कैसे चलता है उस बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है।
सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड, हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक, फिगर नंबर 8.19। देखिए आपको यहाँ पे फिगर नंबर 8.19 में स्नेल का फिगर आपको दिखाया गया है। तो आपसे क्या कह रहे हैं कि बगीचे में स्नेल को आप ऑब्जर्व कीजिए, किसी बगीचे में या फील्ड में आप किसी स्नेल को ऑब्जर्व कीजिए। क्या आपने इसकी पीठ पर यानी कि बैक पर एक राउंडेड स्ट्रक्चर देखी है, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में शो किया जा रहा है, ये राउंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है, आपसे यही कहा जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द सेल, जो आपका ये राउंडेड स्ट्रक्चर होता है इसको सेल बोलते हैं, एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, और ये स्नेल का आउटर स्केलेटन है। कह रहे हैं कि बट इट is not made of bones. The cell is a single unit and does not help in moving from place to place. आपसे कह रहे हैं कि ये बोन्स का बना नहीं होता है, जो ये सेल होता है ना, ये बोन का बना नहीं होता है, ये सेल सिंगल यूनिट होता है और ये स्नेल को चलने में कोई हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट कह रहे हैं इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोन, कह रहे हैं कि ये स्नेल के साथ खिसता जाता है, ड्रैग होता रहता है, ड्रैग मतलब खिसना। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं यहाँ पे प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट, व्हेन इट स्टार्ट मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट along with the snail over your head, observe its movement from beneath। तो आपसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि स्नेल को कांच की प्लेट पर रखकर इसको वॉच कीजिए, मतलब आपको देखना है, पहले कांच की प्लेट पे उसको रखना है, फिर आपको देखना है, जब ये चलना स्टार्ट करे तो केयरफुली कांच की प्लेट को क्या करना है, अपने हाथों से उठाकर, अपने सिर से ऊंचा उठाकर उसको नीचे की तरफ से आपको देखना है, और उसके चलने के, जो स्नेल चलता है ना, उसके चलने के ढंग को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं a thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the cell। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि सेल का जो छेद होता है ना, सेल का छेद खुलने पर आपने उससे एक थिक स्ट्रक्चर एंड हेड बाहर आते देखा होगा। आपसे कह रहे हैं कि आपने एक थिक स्ट्रक्चर एंड हेड बाहर आते हुए देखा होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल। नाउ केयरफुली टेक द ग्लास प्लेट, द wavy motion of the foot can be seen। Is the movement of a snail slow or fast as compared to an earthworm। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो थिक स्ट्रक्चर है वो स्नेल के क्या होते हैं, पैर होते हैं, स्नेल के क्या होते हैं, वो पैर होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता हैगा। एंड अब केयरफुली क्या करना है कि कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए, तो आपको क्या होगा, पैर की वेवी मोशन यानी कि लहरदार गति दिखाई देगी आपको, स्नेल के पैरों की वेवी मोशन यानी कि लहरदार गति आपको दिखाई देगी। तो अब आपसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्या स्नेल का मूवमेंट अर्थवॉर्म के मूवमेंट से फास्ट है या स्लो है। नाउ नेक्स्ट है हमारा कॉकरोच। तो एक्टिविटी 7 में कॉकरोच के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्व अ कॉकरोच फिगर 8.20। इसमें आपको ये कहा गया है कि आपको ये फिगर दिखाया गया है जिसमें आपको कॉकरोच का फिगर दिखाया। वैसे तो सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन नहीं देखा है अगर, तो यहाँ पे आपको कॉकरोच का फिगर दिखाया गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कॉकरोच वॉक्स एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। आपसे कह रहे हैं कि जो कॉकरोच होता है ना, वो जमीन पर चलता है, दीवार पर भी चढ़ता है और एयर में भी उड़ता है। इनमें क्या होता है, 3 जोड़ी यानी कि 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के, यानी कि टोटल 6 लेग होते हैं इन लोगों के, जो कि क्या कहते हैं, दीज हेल्प्स इन वॉकिंग, द बॉडी इज कवर्ड विथ अ हार्ड आउटर स्केलेटन। तो जो इनके लेग होते हैं वो इनको चलने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और इनकी बॉडी जो होती है ना, वो हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर्ड होती है। नेक्स्ट कह रहे हैं द आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। कह रहे हैं कि ये आउटर स्केलेटन है वो एक दूसरे से जुड़ा होता है, जो कि मूवमेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि देयर आर 2 pairs of wings attached to the body behind head। The cockroach have distinct
muscles. Those near the legs move the legs for walking. The body muscles move the wings when the cockroach flies. कह रहे हैं आपसे कि इनके ब्रेस्ट से दो जोड़े विंग्स का मीन्स पंख भी जुड़े होते हैं. कॉकरोच के पास अलग अलग तरह की मसल्स भी होते हैं. उनकी बॉडी में उनके पैर के पास जो मसल है वो उनको मूव करने में हेल्प करती है, और उनके ब्रेस्ट के पास जो मसल्स है वो उनको उनके विंग्स को मूव करने में हेल्प करती है, जिससे कि वो उड़ सकें. Now next point है हमारा birds. Birds fly in the air and walk on the ground. Some birds like ducks and swans also swim in water. कह रहे हैं कि birds हवा में उड़ते हैं और ग्राउंड पर चलते हैं. कुछ birds जैसे कि ducks and swans. Swans का मीन्स होता है हंस, जो कि वाटर में क्या करते हैं, स्विम करते हैं, तैरते हैं. The birds can fly because their bodies are well suited for flying. Their bones are hollow and light. The bones of the hind limbs are typical फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग. आपसे कह रहे हैं कि जो बर्ड्स होती है वो इसलिए उड़ सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी उड़ने के लिए अनुकूल है. बर्ड्स की बॉडी में जो बोन्स है वो खोखली और हल्की होती है जिससे कि वो उड़ सके. बर्ड्स के पिछले अंग की जो बोन्स है वो चलने के लिए और अंडों पर बैठने के लिए अनुकूल होती है. नेक्स्ट कह रहे हैं कि द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड as wings. The shoulder bones are strong. The breast bones are modified to hold muscles of flight which are used to move the wings up and down. Figure 8.21 कह रहे हैं कि बर्ड्स के अगले अंग का जो हड्डी वाला बोन वाला स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, पंख बनाती है. इसकी जो शोल्डर की बोन्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है. बर्ड्स का जो ब्रेस्ट बोन है वो कुछ इस तरह से मॉडिफाइड है कि वो उड़ने वाले मसल्स को पकड़ कर रखता है ताकि जो बर्ड्स के पंख ऊपर नीचे हो सके. आपको फिगर नंबर 8.21 में यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको एक फिगर दिखाया गया है जो कि स्केलेटन ऑफ अ बर्ड, यानी कि बर्ड का स्केलेटन आपको यहाँ पे शो किया गया है. नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, इस पॉइंट में आपको फिश के बारे में बताया जा रहा है. तो एक्टिविटी 8 दी गई है यहाँ पे. इसमें कह रहे हैं मेक अ पेपर बोट, पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विथ वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड. फिगर 8.22. डिड इट गो इनटू द वाटर इजली? नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड. फिगर 8.22. आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड? देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे इस एक्टिविटी में. आपसे कह रहे हैं कि कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका जो नुकीला पार्ट है, देखिए यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, ये जो पार्ट है इसका, ये नुकीला पार्ट आपका कैसा रहेगा, ये आपका नुकीला पार्ट आगे की ओर रहे. इसे धीरे से फिर हमें पुश करना है. तो आप क्या देखेंगे कि जो ये बोट है ये वाटर पर आगे की ओर तेजी से जाती है. नेक्स्ट आपसे जो फिगर नंबर यहाँ पे बी में दिखाया गया कि इनको ये बोल रहे हैं कि इसको ये ब्रॉड साइड से इसको पुश करेंगे तो क्या ये जो बोट है वो इसी तरह तेज़ी से आगे बढ़ेगी? तो ऐसा नहीं होगा. अगर हम लोग इस तरह से इसको पुश करेंगे तो ये तेज़ी से आगे बढ़ेगी, बट अगर इस टाइप से पुश करेंगे तो ये तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगी वाटर पे. नेक्स्ट आपसे देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ बोट इज समवट लाइक अ फिश. फिगर 8.23. आपसे कह रहे हैं कि क्या आपने ध्यान दिया है कि जो बोट की शेप होती है वो फिश की शेप जैसी होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में शो किया गया है. आपसे फिर कह रहे हैं कि द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी. द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स. दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन. आपसे क्या कह रहे हैं, स्ट्रीमलाइन. आपसे कह रहे हैं कि फिश का सिर और पूंछ उसके बीच के पार्ट की अपेक्षा काफ़ी पतला और नुकीला होता है. बॉडी की इस तरह की शेप को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको स्ट्रीमलाइन बोलते हैं. नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर. द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स. आपसे कह रहे हैं कि इनकी विशेष आकृति के कारण वाटर इधर उधर बहकर निकल जाता है और फिश वाटर में ईजिली क्या होती है, तैर सकती, स्विम कर सकती है. फिश का स्केलेटन स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड रहता है. फिर आपसे कह रहे हैं कि ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी
curve to one side and the tail part swims towards the opposite side. The fish forms a curve as shown in figure 8.24. Then quickly the body and tail curve to the other side. This makes a jerk and pushes the body forward a series. आपसे देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि तैरते समय फिश की बॉडी का आगे का पार्ट एक और मुड़ जाता है और पूंछ जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। फिश का जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया भी जा रहा है, देख सकते हैं आप। जैसे फिश का फेस इस साइड है तो इसकी टेल इस तरह से कुछ कर्व होके जाती है। अगर फेस इस साइड है तो इसकी टेल इस साइड होगी, अगर फेस इस साइड है तो टेल इस साइड होगी। इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में इसकी पूंछ जाती है, आपको दिखाया गया यहाँ पे। तो इस तरह अपनी बॉडी को मोड़ती है, जो फिश होती है ना वो इसी तरह अपनी बॉडी को मोड़ती है, तो उसकी पूंछ तेजी से दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि एक झटका लगता है, जर्क, मेक द फिश स्विम अहेड, कहने कि इसमें एक झटका सा लगता है और फिश आगे की ओर चली जाती है। और इसी तरह के स्टेप को बार बार करके आगे की ओर तैरती रहती है फिश। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं आपसे। फिश ऑल्सो have other fins of their body which mainly helps to keep the balance of the body and keep the direction while swimming. Did you ever notice that the underwater divers wear in fin like flipper on their feet to help them move easily in water? देखिए क्या कह रहे हैं कि फिश की टेल का मीन्स पूंछ के पंख इस काम में उसकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिश की बॉडी पर और भी फिन्स होते हैं ना, कि फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स, यानी कि फिश की बॉडी पर अदर फिन्स भी होते हैं जो तैरते समय वाटर में बैलेंस बनाने का और डायरेक्शन देने का काम करते हैं और फिश की हेल्प करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जो गोताखोर होते हैं ना, अपने पैरों में इन पंखों की तरह के फ्लिपर्स को पहनते हैं जो इन्हें वाटर में तैरने में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिश। यहाँ पे एक्टिविटी 8 में आपसे कह रहे हैं कि मेक अ पेपर बोट, पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विथ वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड फिगर 8.22a. Did it go into the water easily? Now hold the boat sideways and push it into the water from the broadside, figure 8.22. Are you able to make the boat move in water when you push it from this side? आपसे कहने की कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस तरह से रखिएगा कि उसका जो नुकीला पार्ट है, ये देखिए, ये जो नुकीला पार्ट है वो किधर रहे, आगे की तरफ रहे। फिर आपको इसको पुश करना है, पीछे से यहाँ से धक्का देना है। तो आप देखेंगे कि क्या ये वाटर पर आगे की ओर तेजी से जाती है। तो हाँ, अगर आप इसको इस साइड से पुश करेंगे तो ये वाटर पर आगे की ओर तेजी से जाएगी। फिर आपसे कह रहे हैं कि अगर हम लोग बोट को कुछ इस तरह से पुश करते हैं, जैसे यहाँ पे ये साइड से पुश कर रहे हैं, तब क्या ये वाटर पर तेजी से आगे बढ़ेगी? तो ऐसा नहीं होगा, तब ये वाटर पर तेजी से आगे नहीं बढ़ेगी। फिर कह रहे हैं कि हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवट लाइक अ फिश, 8.22. The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. The body tapers at both and this body shapes is called streamline. आपसे कह रहे हैं कि क्या आपने ध्यान दिया है कि बोट की शेप फिश की शेप की जैसी होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है फिगर में। फिर आपसे कह रहे हैं कि फिश का सिर और पूंछ उसके बीच के पार्ट की अपेक्षा, यानी कि ये जो होता है ना बीच का पार्ट है, ये जो इसका सिर और पूंछ इसके बीच के पार्ट की अपेक्षा काफी पतला और नुकीला होता है। बॉडी की इस तरह की जो शेप होती है उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। ओके, स्ट्रीमलाइन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल। कह रहे हैं कि इनकी विशेष शेप के कारण, विशेष आकृति के कारण वाटर इधर उधर बहकर निकल जाता है और फिश वाटर में इजीली तैर सकती है। फिश का जो स्केलेटन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होता है। फिर कह रहे हैं आपसे कि ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कट टू वन साइड एंड द टेल पार्ट swings towards the opposite side. The fish forms a curve as shown in figure 8.23.
आपसे देखिए क्या कह रहे हैं कि तैरते समय फिश की बॉडी का आगे का पार्ट एक और मुड़ जाता है, ठीक है, और पूंछ जो होती है टेल वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है फिगर में। जैसे इसका जो मुंह है वो इस साइड है, तो इसकी जो टेल होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड होगी, और इधर साइड है तो इस साइड होगी। इस तरह से आपका ये मूव करती है। फिर आपसे कह रहे हैं कि इस तरह अपनी बॉडी को वो मोड़ती रहती है। तो पूंछ, तो जो उसकी पूंछ होती है ना, तेजी से दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि एक झटका सा लगता है, ये जर्क एंड पुश द बॉडी, एक झटका सा लगता है और फिर आगे की ओर चली जाती है, और इसी तरह के स्टेप को बार बार करके क्या होता है, फिर आगे की ओर तैरती रहती है। नेक्स्ट आपसे देखिए कह रहे हैं कि दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल्स। आपसे कह रहे हैं कि फिश की जो टेल का मीन्स होता है पूंछ के जो पंख होते हैं, वो इस काम में उसकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिश की बॉडी पर आगे कह रहे हैं आपसे, यहाँ पे देखिए ऊपर, फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑफ देयर बॉडी विच मेनली हेल्प्स टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन। While swimming, did you ever notice that underwater divers wear fin-like flippers on their feet to help them move easily in water? कह रहे हैं कि फिश की बॉडी पर और भी फिन्स का मीन्स होता है पंख होते हैं, जो तैरते समय वाटर में बैलेंस बनाए रखने और डायरेक्शन में फिश की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर आपसे कह रहे हैं कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो गोताखोर होते हैं वो अपने पैरों में इन पंखों की तरह के फ्लिपर पहनते हैं, जो उन्हें क्या होता है, वाटर में स्विम करने के लिए, तैरने में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि हाउ टू स्नेक मूव, यानी कि जो सांप होता है वो कैसे चलता है, स्नेक होते हैं वो कैसे चलते हैं। तो कह रहे हैं कि हैव यू सीन अ स्नेक स्लिथर, डज इट मूव स्ट्रेट, फिगर 8.25। कह रहे हैं कि क्या आपने स्नेक को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है, क्या ये सीधे मूव करता है। तो आपसे कह रहे हैं कि नेक्स्ट आपको फिगर नंबर 8.25 में यहाँ पे ये किस तरह से मूव करता है आपको ये दिखाया भी गया है कि ये कुछ इस तरह से लूप बनाते हुए मूव करता है आगे की तरफ। तो नेक्स्ट आपसे देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन, दे हैव many thin muscles, they are connected to each other even though they are far from one another. Muscles also interconnect the backbone, ribs and skin। आपसे देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि स्नेक के पास एक बड़ा बैकबोन होता है, उनकी बॉडी में बहुत छोटे छोटे से मसल्स होते हैं, ये मसल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो दूर ही क्यों ना हो। मसल्स क्या होते हैं, जो बैकबोन, रिब्स एंड स्किन से भी जुड़े हुए होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि स्नेक द स्नेक बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, जो स्नेक की बॉडी होती है वो ना मैनी लूप्स बनाती है, बहुत सारे लूप्स बनाती है। कब, जब वो मूव करता है, यानी कह रहे हैं कि जब स्नेक मूव करता है तो उनकी बॉडी लूप्स बनाती है। तो ईच लूप्स, कह रहे हैं कि ईच लूप्स ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाई प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। जो ये लूप्स बनाती है तो प्रत्येक लूप्स जो उसे जमीन को धक्का देकर आगे बढ़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। जो भी लूप होता है वो ग्राउंड, जमीन को धक्का देकर आगे बढ़ने में उसकी हेल्प करता है। तो इस कारण जो स्नेक होता है ना वो बहुत तेजी से आगे मूव करता है और चलता रहता है। लेकिन इसमें ये एक चीज और है कि जो स्नेक होता है, आपने कभी उसको मूव करते देखा होगा, तो वो इस तरह से तेजी से मूव तो कर लेगा, दौड़ तो लेगा, बट स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इट अ स्ट्रेट लाइन। कह रहे हैं कि इस कारण स्नेक बहुत तेज तो दौड़ लेगा बट वह सीधा नहीं चलता है, वो हमेशा कैसे चलेगा, इस तरह से। ये देखिए फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि ये लूप बनाकर इस तरह से आगे की तरफ मूव करता है। Now next यहाँ पे कह रहे हैं we have learned about the use of bones and muscles for the movement of different animals। आपसे कह रहे हैं कि हमने डिफरेंट एनिमल्स में मूवमेंट करने वाली बोन्स एंड मसल्स के विषय में जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट कह रहे हैं कि पहेली एंड बूजो हैव मैनी क्वेश्चंस इन देयर सेक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स,
सो मस्ट यू बी हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चन बजिंग इन योर माइंड। आपसे कहने की पहेली और बूझों के पिटारे में डिफरेंट एनिमल्स की मूवमेंट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार आपके माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं द एंशियंट ग्रीक philosopher Aristotle in his book Gate of Animals asked himself these questions. Why do different animals have the body parts that they do have, and how do these body parts helps animal to move the way they do? What are the similarities and differences in these body parts between different animals? अब आपसे कह रहे हैं कि प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी बुक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। डिफरेंट एनिमल्स, कैसे क्वेश्चन थे कि डिफरेंट एनिमल्स के बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स क्यों होते हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स उन एनिमल्स की मूवमेंट में किस प्रकार हेल्पफुल हैं, डिफरेंट एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। आपसे ये सब कहा जा रहा है। फिर कह रहे हैं कि हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वाई 2 legs फॉर ह्यूमंस एंड फॉर cows and buffaloes. Many animals seems to be having an even number of legs. Why? आपसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपसे कह रहे हैं कि डिफरेंट एनिमल्स को चलने के लिए कितने पार्ट्स की आवश्यकता होती है। ह्यूमन यानी कि मनुष्य के 2 पैर एंड गाय और बफेलो के 4 पैर के होते हैं। बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं, हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग और हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों होता है, मतलब हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों होता है। फिर आपसे कहने की सो मैनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर थ्रू अवर एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर। अब आपसे कहने कि इतने सारे क्वेश्चन संभवतः अपने एक्टिविटी द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की कोशिश की है। मतलब इन जो एक्टिविटी हमने की है इनमें हमने इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को जानने की कोशिश की है और हमें कुछ और क्वेश्चंस के आंसर खोजने हैं। नेक्स्ट आपका इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज जो चैप्टर रीडिंग थी वो फिनिश होती है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एक्सरसाइज यहाँ पे। ओके, सो देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज। Thanks for watching video. Please subscribe my channel.